हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो केंद्र सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। नई शिक्षा नीति जो हमारी अभी तक शिक्षा नीति चल रही थी, करीब वो 34 वर्ष पुरानी थी, वो 1986 में लाई गई थी। उसकी जगह पे ये नई शिक्षा नीति अब अपना कार्य करेगी। इस नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक मसौदा प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद इंडिपेंडेंट इंडिया में स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। इसमें मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी। उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। और भारत की दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई थी। उस समय श्री राजीव गांधी जी की सरकार थी। और उस 1986 की शिक्षा नीति में बाद में 1992 में जो प्रधानमंत्री थे श्री पी.वी. नरसिम्हा राव जी, उन्होंने उसमें कुछ संशोधन किया था। अभी जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की, उसके जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इस तरह से हैं। पहली चीज़ तो ये है कि 34 साल बाद आई है ये नई शिक्षा नीति, जिसमें स्कूल लेवल से लेकर और हायर एजुकेशन तक के कई बड़े बदलाव किए गए हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि बच्चों पर से बोर्ड परीक्षा का भार जो है वो कम किया गया है। और उच्च शिक्षा के लिए भी अब केवल एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी, नियामक एजेंसी होगी। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है वो ये है कि अगर किसी भी कारणवश पढ़ाई बीच में छूट जाती है तो जो भी पहले की पढ़ाई उस छात्र या छात्रा ने की है वो बेकार नहीं जाएगी। नई शिक्षा नीति में इस तरह का प्रोविज़न किया गया है कि अगर किसी भी कारणवश किसी भी बीमारी की वजह से, फाइनेंस कंडीशन की वजह से, फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, किसी वजह से अगर किसी बच्चे की पढ़ाई छूटती है बीच में, तो मान लीजिए कि 1 साल पूरी होने पर उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 साल की पढ़ाई होने पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट देने का प्रावधान किया गया है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा गया है कि शिक्षा पे जो सरकारी खर्च जो अभी की नीति के हिसाब से करीब 4.43% है अपने कुल जीडीपी का, उसको बढ़ा के 6% तक बढ़ाने का लक्ष्य किया गया है। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो नई एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूड की गई हैं स्टूडेंट्स के फ़ायदे के लिए। अब थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा कि इसका फॉर्मेट क्या है। तो देखिए, पहली चीज़ क्या है कि स्कूलों में अब 10+2 जो पैटर्न अभी तक चल रहा है वो अब ख़त्म होगा और उसकी जगह पे 5+3+3+4 फॉर्मेट लागू किया जाएगा। मतलब इस समय जो स्कूल लेवल पे 10+2 पैटर्न की शिक्षा दी जा रही है उसकी जगह पे शुरू से 5+3+3+4 मतलब 5 और 3 8 और 3 11 और 4 15 साल, टोटल ये 15 साल का फॉर्मेट के हिसाब से शिक्षा दी जाएगी। अब इसमें जो पहले 5 साल हैं वो प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल होंगे और उसके बाद कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। तो 5 साल तो ये पूरे हो जाएंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट 3 ईयर है, अगले 3 साल का स्टेज जो होगा वो कक्षा 3 से 5 तक का होगा। ठीक है, तो उसमें जो भी स्टूडेंट है वो कक्षा 3 4 5 ये 3 साल में ये क्लासेस वो पूरी कर लेगा। तो इससे एक फ़ायदा ये होगा कि बच्चों को जो हमने प्री प्राइमरी स्कूल में 3 साल दिया तो उससे उनकी जो फाउंडेशन है, जो नींव है पढ़ाई की, वो मजबूत रहेगी। तो उनको आगे आने वाली क्लासों में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर सडन चेंजेस नहीं होंगे। ग्रेजुअल चेंजेस जब होंगे एक क्लास से दूसरी क्लास में, दूसरी क्लास से तीसरी क्लास में,
तो बच्चों को उस चीज़ को अडॉप्ट करना काफ़ी आसान होगा। तो एकदम से स्टूडेंट्स पे प्रेशर नहीं पड़ेगा कि भाई अभी तक 5th क्लास तक ये चल रहा था लेवल, उसके बाद 6 पे तुरंत ये लेवल हो गया, या 10 तक ये लेवल चल रहा था, 11th में ये लेवल हो गया। तो जो पहले 5 साल हैं वो इस तरह डिवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट आपको मैंने बता दिया कक्षा 3 से 5 तक का होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 ईयर है वो होगा आपका मिडिल स्कूल लेवल। मिडिल स्टेज में या मिडिल स्कूल लेवल में क्या आएगा, इसमें कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होगी। 6, 7 एंड 8, कक्षा 6, 7, 8 की पढ़ाई मिडिल स्टेज में कराई जाएगी। अब इसमें देखिए एक जो बड़ा अच्छा चेंज किया गया है बच्चों के हित में, वो ये किया गया है कि अब 6ठी कक्षा से ही, 6 क्लास से ही बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। और लोकल लेवल पे, स्थानीय स्तर पे उनको इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। इंटर्नशिप मतलब कि जैसे उनको किसी वोकेशनल जगह पे, किसी फैक्ट्री में, किसी वर्कशॉप में, मतलब कि ताकि वो काम सीख सकें वो बच्चे। तो अगर वो काम उस तरह का सीखे रहेंगे, क्लास 6 से ही वो जुड़े रहेंगे उस प्रोफेशन से, उस स्किल से, तो क्या होगा कि आगे चल के उन बच्चों को रोज़गार के अच्छे अवसर मिलेंगे। जैसे मान लीजिए 6 क्लास का बच्चा है, आप उसको किसी भी फैक्ट्री में ले गए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप उसको टेक्सटाइल की ही फैक्ट्री में ले गए कि साहब कपड़ा कैसे बनता है, तो अब ठीक है 6 क्लास का बच्चा ऐसा नहीं मशीन चलाने लग जाएगा, लेकिन एटलीस्ट वो एक बार ये देख लेगा कि हाँ भाई ये मशीनें, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, इतनी मशीनें लगी होती हैं, ठीक है, इस मशीन में ये काम होता है, इस मशीन में ये काम होता है। अभी जो स्कूल शिक्षा चल रही है उसमें ऐसा प्रोविज़न नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल की गई है सरकार की तरफ से कि बच्चों को 6 क्लास से ही प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी, और लोकल लेवल पे उनको ट्रेनिंग कह लीजिए या इंटर्नशिप कह लीजिए, यानी प्रैक्टिकल से बच्चों को जोड़ा जाएगा कि वो प्रैक्टिकली वो देख लें कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अभी 5+3+3 यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया। अब जो चौथा स्टेज होगा 4 ईयर का, तो उस 4 ईयर में कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई होगी। ठीक है, 9, 10, 11, 12। इसमें क्या होगा, इसमें छात्र छात्राओं को अपना सब्जेक्ट चुनने की, अपना विषय चुनने की आज़ादी रहेगी। इसमें क्या फ़ायदा है, इसमें यह है कि साइंस या गणित के अन्य विषय भी पढ़ने की आज़ादी होगी। अभी क्या जो इस समय जो पॉलिसी चल रही है उसमें क्या है कि पहली कक्षा से 1 से और 10 तक जनरल पढ़ाई होती थी, और आप कक्षा 11 में ही विषय चुन सकते थे। अभी क्या होगा कि कक्षा 9 से ही आप, जैसे ही आप स्टेज 4 में आएंगे, आप कक्षा 9 से ही आपको विषय चुनने की, अपने सब्जेक्ट अपने सेलेक्ट करने की अपनी चॉइस के हिसाब से आज़ादी रहेगी। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। अच्छा, अब बात आती है कि सरकारी स्कूलों में क्या बदलाव किया जाएगा। तो देखिए सरकारी स्कूलों में जो बदलाव किए गए हैं नई शिक्षा नीति में, वो ये है कि अभी तक क्या है कि सरकारी स्कूल पहली कक्षा से शुरू होते हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद पहले बच्चे को 5 साल के फाउंडेशन स्टेज से गुजरना होगा। और जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, फाउंडेशन स्टेज के आखिरी 2 साल में पहली और दूसरी कक्षा होगी। इसका मतलब देखिए अंतर क्या है, आज के समय में अभी जो शिक्षा नीति चल रही है उसमें बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा, प्राइमरी स्कूल में, तो वो कक्षा 1 से पढ़ाई करेगा। नई शिक्षा नीति में क्या होगा कि बच्चा जब सरकारी स्कूल में जाएगा तो पहले 3 साल तो वो फाउंडेशन स्टेज की उसकी पढ़ाई होगी, फंडामेंटल की। उसके बाद 3 साल पढ़ाई करने के बाद बच्चा कक्षा 1 में जाएगा। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि 3 साल जब वो पढ़ाई करे रहेगा, उसकी नींव मजबूत रहेगी छोटे बच्चे की, तब तो वो पहली कक्षा का जो भी सिलेबस है, जो भी पढ़ाई है, उसको आसानी से अडॉप्ट कर लेगा, उसको आसानी से समझ में आ जाएगा। और 5 साल यानी कि 3 साल ये, और कक्षा 1 और कक्षा 2, 5 साल के फाउंडेशन स्टेज के बाद फिर बच्चा तीसरी कक्षा में जाएगा। ठीक है,
तो तीसरी कक्षा, ये पहले ये एक मूलभूत चेंजेस किए गए हैं नई शिक्षा नीति में। सरकारी स्कूलों में क्या बदलाव आएगा, यानी कि अब आपका क्या होगा कि सरकारी स्कूलों में तीसरी कक्षा से पहले बच्चों के लिए 5 लेवल और बनेंगे। ठीक, अच्छा, अब इसमें एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ध्यान देने वाली बात है, देखिए जैसे अभी तो क्या होता है अंग्रेजी स्कूलों में एज और ये सब देखा जाता है, चलता है ये। अभी क्या है कि सरकार ने नई शिक्षा नीति में ये क्लियरली डिफाइन किया हुआ है कि जो नया पैटर्न आ रहा है 5+3+3+4 के नए स्कूल एजुकेशन सिस्टम में, पहले 5 साल 3 से 8 साल के बच्चों के लिए होगा। ठीक है, यानी पहले 5 साल वाला जो पहला स्टेज है स्कूली शिक्षा का, वो 3 से 8 साल के लिए बच्चों के लिए होगा। उसके बाद जो 3 साल का स्टेज है वो 8 से 11 साल के बच्चों के लिए होगा। उसके बाद के 3 साल 11 से 14 साल के बच्चों के लिए, और स्कूल में सबसे आखिरी के जो 4 साल हैं वो 14 से 18 साल के स्टूडेंट्स के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जैसे जो पहला 5 साल है उसमें हमने कहा कि 3 से 8 साल, यानी बच्चा जब 3 साल का है तो वो स्कूल आप भेजेंगे उसको, ठीक है, तो धीरे धीरे उसको वो स्कूल के सिस्टम से क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, कक्षा में कैसे बैठना है, क्या करना, धीरे धीरे वो बेसिक चीज़ें वो सीखना शुरू कर दे। इसके पहले कि एकदम से उसके ऊपर पढ़ाई लाद दी जाए, वो धीरे धीरे उस चीज़ से फैमिलियर हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसा अभी मैंने जिक्र किया ऊपर कि छठी कक्षा से ही वोकेशनल एजुकेशन को ज़्यादा जोर दिया गया है। यानी नई शिक्षा नीति में अब छठी कक्षा से ही बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी, और लोकल लेवल पे इंटर्नशिप भी कराई जाएगी, और इसी के साथ ही साथ वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, या जिसको आप कह सकते हैं व्यावसायिक शिक्षा, यानी वो शिक्षा जो डायरेक्टली व्यवसाय से जुड़ी हुई हो, बिजनेस से जुड़ी हुई हो, प्रोफेशन से जुड़ी हुई हो, ताकि बच्चे को उस एटमॉस्फेयर से, उस वातावरण से जल्दी, कम से कम उम्र में, स्कूल लेवल से ही उसको जोड़ दिया जाए, ताकि वो बच्चा धीरे धीरे उस चीज़ को और अच्छे ढंग से ग्रैब कर लेगा, अच्छे ढंग से उसको सीख लेगा, ताकि जब अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वो नौकरी के लिए, रोज़गार के लिए जब वो जाएगा, तो उसको उस पर्टिकुलर फील्ड की पूरी थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अच्छे रोज़गार मिलने की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगी। तो इसलिए ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने कि छठी कक्षा से ही स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया हुआ है। अब आ जाइए तीसरे पॉइंट पे। तीसरे पॉइंट में क्या है कि जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा होती है उसको आसान किया जाएगा। कैसे आसान किया जाएगा? देखिए, पहला क्या है कि 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए जाएंगे। जैसे साल में 2 बार परीक्षाएं कराई जाएंगी और 2 पार्ट्स में कराई जाएंगी। 2 पार्ट्स में मतलब 2 हिस्सों में, एक हिस्सा तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का होगा, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होंगे, और दूसरा सब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है, उसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि बोर्ड परीक्षा में जो मेन एम्फेसिस होगा, जो मुख्य जोर होगा, वो स्टूडेंट के नॉलेज पे बेस्ड होगा, ज्ञान के परीक्षण पे होगा। ये नहीं कि बस छात्र रट के गए, किसी तरह भी अपना रट के क्वेश्चन का आंसर रट के गए और ऐसे का ऐसे लिखा और बढ़िया नंबर आ गया और हो गया, नहीं। उसमें क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिस बच्चे को नॉलेज होगी वो अपना नॉलेज अप्लाई करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन उसमें होंगे, ताकि बच्चे रटने की बजाय किसी चीज़ को समझने की, उस चीज़ को गहराई में जाके उसको अच्छी तरह पढ़ने की, ये चीज़ अपने अंदर डेवलप करें। तो इससे क्या होता है, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा
कि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जो स्टूडेंट्स हमेशा प्रेशर में रहते हैं, अरे भाई इस बार तो 10th है, बोर्ड है, अरे भाई इस बार 12th है, बोर्ड है। और उस चक्कर में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी तरह नंबर लाना है, किसी भी तरह नंबर लाना है, तो वो कोचिंग पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। और कोचिंग पे डिपेंडेंट होने का मतलब क्या है कि कोचिंग के नाम पे, ब्रांडिंग के नाम पे उल्टा सीधा जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, अच्छा पढ़ाया जा रहा है, नहीं अच्छा पढ़ाया जा रहा है, वो बच्चा मतलब ये सोचता है, उसको समझ में नहीं आता है। अब आज के समय में मैं देखता हूँ क्या रूटीन है बच्चों का। अभी तो चलिए ये कोरोना और लॉकडाउन का पीरियड है, लेकिन नॉर्मल रूटीन में क्या है, सुबह उठे बच्चे, अपना बैग उठे, स्कूल चले गए, 2-2:30 बजे स्कूल से लौटे, मतलब 3 बजे से रात के 8 बजे तक कोचिंग है। हाँ, फुल गारंटी है कि साहब जो है ज्वाइन कर लीजिए और इतने % नंबर आ जाएंगे, ये हो जाएगा। अब वो जो बच्चा सुबह का गया, हाँ, स्कूल में ही उसने टिफ़िन किया, 2 बजे 2:30 बजे लौट के घर आया, ठीक है, जल्दी जल्दी लंच किया, तब तक कोचिंग का लेट हो रहा है, तुरंत फिर उसने कोचिंग का बैग लिया, ठीक है, और फिर वो भाग गया कोचिंग, और फिर रात के 8 बजे, मतलब सुबह से अगर रात के 8 बजे जाके बच्चा फ्री हो रहा है, तो आप एक चीज़ बताइए कि उसको पहले तो वो जो उसने जो दिन भर पढ़ा है स्कूल में या कोचिंग में, वो फिर उसको कब पढ़ेगा, वो अपनी सेल्फ स्टडी कब करेगा, उसको अपने बारे में सोचने का समय कब मिलेगा। और उसी में क्या होता है कि बच्चे सुबह से शाम तक, सुबह से रात तक बल्कि कह लीजिए, दौड़ते रहते हैं, समय निकल जाता है, फिर अपेक्षित रिजल्ट नहीं आते हैं। तो कई पेरेंट्स का ये रहता है, भाई हमने तो सब कुछ किया, पूरा प्रेशर दिया, पेरेंट्स से ज़्यादा चिंता रिश्तेदारों को रहती है, रिश्तेदारों से ज़्यादा चिंता पड़ोसियों को रहती है कि अरे साहब क्या हुआ आपके बच्चे का। अरे बच्चे का तो तब होगा ना जब बच्चे के पास समय होगा अपने बारे में सोचने का, वो उसके पास इतना समय हो कि वो बैठ के सोचे कि भाई आज जो स्कूल में पढ़ा है, आज जो हमने कोचिंग में पढ़ा है, उसको हम कर लें, जो प्रॉब्लम आई कल हम स्कूल में पूछें, कोचिंग वाले सर से पूछें। मैं ये नहीं कहता कि हर कोचिंग में पढ़ाई नहीं होती है या हर कोचिंग में पढ़ाई होती है, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। मेरा इस मेन वास्ता है, जो मेरा मेन कंसर्न है कि आज के समय में जो एजुकेशन सिस्टम है या जो चल रहा है, उसमें कोई ये बताए कि बच्चे के पास सेल्फ स्टडी के लिए या अपने आप के बारे में सोचने के लिए कितना समय है, और कितना बच्चा वो बैठ के सोचता है, या छोटा बच्चा है तो कितना पेरेंट्स के पास समय है कि बैठ के उसके साथ एनालाइज करें कि हाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर चल रहा है, कौन से सब्जेक्ट में क्या है। तो ये सब चीज़ें जब तक ध्यान में नहीं रखी जाएंगी, बच्चा जो है वो बच्चा है, वो हमेशा प्रेशर में रहेगा। ये पेरेंट्स की ड्यूटी है कि उसको लुक आफ्टर करें, उससे पूछें, उससे समझें, और एकदम उसके लेवल पे आके उसकी प्रॉब्लम्स को समझ के और उसको सॉर्ट आउट करें, उसको दूर करें। तो नई शिक्षा नीति में इसी चीज़ को काफ़ी हद तक दूर करने का प्रयास किया गया है कि बोर्ड परीक्षाओं का प्रेशर हटाने के लिए उन्होंने, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रोविज़न रखा गया कि 2 बार परीक्षाएं की जाएंगी, ये किया गया है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें से, अच्छा, नई शिक्षा नीति में ये भी कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल को तैयार करेंगे। प्रैक्टिकल मॉडल मतलब जैसे वार्षिक, सेमेस्टर, मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाएं। भाई जैसे जो अलग अलग बोर्ड हैं, स्टेट्स में बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है, आईसीएसई, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, कर्नाटका, ये तो ये लोग अपना वार्षिक, सेमेस्टर और मॉड्यूलर ये सब तैयार करके फिर ये सरकार के पास देंगे कि हाँ भाई ऐसे कराएंगे हम। अच्छा, अब आप आ जाइए, जो चौथी चीज़ इसमें इंक्लूड की गई है कि 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में, जो मदर टंग है, उसमें पढ़ाई कराई जाएगी। तो नई शिक्षा नीति में 5वीं तक और जहाँ तक संभव हो सके 8वीं तक मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। मतलब कि 5वीं तक तो कराई ही जाएगी जहाँ तक संभव हो सके, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड सर्कमस्टांसेस। और अगर ये पॉसिबल है तो
8वीं कक्षा तक मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज है बच्चों के लिए, बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि कोई भी बच्चा है, चाहे वो शहर का है, चाहे रिमोट एरिया का है, चाहे हिल्स का है, चाहे इधर का है, साउथ का है, अगर वो अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करेगा तो ये देखिए नेचुरल सी चीज़ है कि उसको वो कॉन्सेप्ट कहीं ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा बनिस्बत इसके कि वो किसी सेट लैंग्वेज में पढ़ाई करे। ये बिल्कुल सही चीज़ है कि अगर देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि भाई वो पर्टिकुलर लैंग्वेज सिखानी है बच्चे को तो झक मार के उसी में पढ़ाना है उसको ना, अगर वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाना है बच्चे को तो बच्चा जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में उसको अच्छी तरह समझ सके उस भाषा में आप पढ़ाइए, आप देखिए वो कहीं ज़्यादा तेज़ी से ग्रैब करेगा। तो ये एक प्रोविज़न किया गया है कि 5वीं कक्षा तक और अगर संभव हो तो 8वीं कक्षा तक बच्चे को मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट, 5वें पॉइंट पे। इसमें क्या है कि बच्चों की परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन कैसे होगा या बच्चों की परफॉर्मेंस का आकलन कैसे किया जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि देखिए बच्चों की रिपोर्ट कार्ड में बदलाव किया जाएगा। उनका जो इवैल्यूएशन है, उनका जो आकलन है वो 3 स्तर पर किया जाएगा। एक तो वो बच्चा स्वयं करेगा अपना, दूसरा क्या है कि उसका कोई सहपाठी, कोई उसका क्लासमेट वो उसका इवैल्यूएशन करेगा, और तीसरा जो इवैल्यूएशन है वो उसके टीचर करेंगे, उसके अध्यापक करेंगे। ठीक है, तो बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में ये चेंजेस किया जाएगा उनका, इसका इवैल्यूएशन करने का। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आप आइए, छठे पॉइंट पे। छठे पॉइंट में क्या है कि ग्रेजुएशन में 3-4 साल की डिग्री होगी, लेकिन जो सबसे बड़ा और सब बहुत ज़्यादा फ़ायदा या ये कह लीजिए बहुत ज़्यादा हित में बच्चों के, छात्रों के, छात्र छात्राओं के हित में ये काम किया गया है, बहुत बढ़िया काम किया गया है कि मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट सिस्टम अडॉप्ट किया जाएगा ग्रेजुएशन की डिग्री में। अब देखिए नई नीति में जो मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट सिस्टम है ये क्या है। देखिए मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट का मतलब ये हुआ बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकासी। ठीक, अब इसको आप सरल शब्दों में समझ लीजिए कि देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल आज के सिस्टम में क्या है, मान लीजिए हमने कोई 4 साल का कोर्स, सपोज़ कीजिए कि किसी बच्चे ने 4 साल के बीटेक कोर्स में एडमिशन लिया। ठीक है, फर्स्ट ईयर कर लिया उसने 2 सेमेस्टर, सेकेंड ईयर कर लिया उसने 4 सेमेस्टर। मान लीजिए सेकेंड ईयर के बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं, मान लीजिए उसका स्वास्थ्य गड़बड़ होता है, मान लीजिए परिवार में कोई दिक्कत आती है, मान लीजिए कि कोई जो अर्निंग मेंबर है जो उसकी फ़ीस भरता था उसके साथ कोई दिक्कत आ जाती है, उसके रोज़गार पे कोई दिक्कत आ जाती है, मतलब सम हाउ वो बच्चा अब सेकेंड ईयर के बाद 4 सेमेस्टर करने के बाद आगे पढ़ने की स्थिति में नहीं है। तो आज के समय में क्या होगा कि वो 4 साल के बीटेक में उसको 8 सेमेस्टर करने थे और वो 4 सेमेस्टर कर चुका है और वो अब आगे नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसके पास कुछ नहीं है। वो अगर इंटर करके बीटेक करने गया था तो 2 साल देने के बाद भी उसकी क्वालिफ़िकेशन इंटर ही है। लेकिन नए एजुकेशन सिस्टम में ये मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट सिस्टम में ये प्रोविज़न किया गया है, ये प्रावधान बनाया गया है कि अगर किसी भी कोर्स का, मान लीजिए 4 साल का कोर्स बच्चे ने ज्वाइन किया और उसने 1 साल पूरा कर लिया और किसी कारणवश वो आगे नहीं पढ़ पा रहा है, तो 1 साल के बाद उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो खाली हाथ नहीं लौटेगा। 2 साल उसने पूरा कर लिया है तो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा और 3 या 4 साल के बाद उसको डिग्री मिल जाएगी। तो ये देखिए, यह भी तो एजुकेशन पॉलिसी ये अभी इंट्रोड्यूस की गई है, केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। अभी और जैसे जैसे इसकी चीज़ें और ज़्यादा एलोबरेट फॉर्म में आएंगी वो मैं टाइम टू टाइम आपको सूचित करता रहूँगा। लेकिन ये जो पॉइंट है ये छात्रों के हित में बहुत 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 बढ़िया और बहुत बड़ा फैसला है
कि किसी भी कारणवश अगर कोई बच्चा अपनी पढ़ाई आगे जारी नहीं रख पाता है 2 साल पढ़ने के बाद, 3 साल पढ़ने के बाद, 1 साल पढ़ने के बाद, तो वो खाली हाथ नहीं होगा। उसके पास ऐसा नहीं है कि ये 3 साल बर्बाद हो गए, बीटेक ज्वाइन किया था, 1 साल और कर लेते तो इंजीनियर हो जाते, बीटेक हो जाते, ऐसा नहीं है। इसीलिए सरकार ने ये किया हुआ है इसमें कि 1 साल के बाद ही उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल बाद डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 या 4 साल बाद उसको डिग्री मिल जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही महान कार्य किया गया है इस शिक्षा नीति में, छात्र छात्राओं के भविष्य और उनके पारिवारिक और आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए। अच्छा, अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हायर एजुकेशन से रिलेटेड। जैसे कि क्या है कि नई शिक्षा नीति में अभी जो आज के समय में जो एमफिल कोर्स है उसको ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि अभी क्या है कि अभी यह है कि अगर किसी ने मास्टर्स डिग्री ली हुई है, एमए किया हुआ है, उसको पीएचडी करने के लिए एमफिल की आवश्यकता होती है। लेकिन देश की नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्र छात्राओं को एमफिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। एमफिल कोर्स को नई शिक्षा नीति में निरस्त कर दिया गया है। जब कभी भी नई शिक्षा नीति लागू होगी विद इफेक्ट टू दैट डेट, जिस भी दिनांक से, जिस भी डेट से नई शिक्षा नीति लागू होगी, उस समय छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद सीधा पीएचडी कर पाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि नई शिक्षा नीति में एमफिल कोर्स को ख़त्म कर दिया गया है। अच्छा, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? जैसे आज के समय में आप जानते हैं कि जो वर्किंग बॉडीज़ हैं हायर एजुकेशन में, जैसे यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एनसीटीई है, एनसीटीई नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, एआईसीटीई ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो ये 3 बड़ी मेन बॉडीज़ हैं। इन तीनों को समाप्त करके एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी। वही जो सिंगल बॉडी बनेगी वही हायर शिक्षा को, हायर एजुकेशन को देखेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका कि कॉलेजों को कॉमन एग्ज़ाम का ऑफ़र। नई शिक्षा नीति के तहत जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं, उच्च शिक्षा के जो संस्थान हैं, उसमें प्रवेश लेने के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम का ऑफ़र दिया जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा छात्र छात्राओं को, सबसे बड़े फ़ायदा ये है, पहली बात तो अलग अलग जगह का आप एंट्रेंस का फॉर्म भरिए, फ़ीस जमा कीजिए, अलग अलग के लिए आप एग्ज़ाम देने जाइए। तो इन सब चीज़ों से उनको आर्थिक रूप से भी फ़ायदा होगा और जो प्रैक्टिकल इनकन्वीनियंस है, यहाँ एग्ज़ाम देने जाना है, वहाँ जाना है, ऐसे जाना है, वो तो अगर कई कॉलेज, कई शिक्षण संस्थान मिल के कॉमन एंट्रेंस करा रहे हैं तो वो एक एंट्रेंस से ही मेरिट के आधार पे या जो भी नियम तय किए जाएंगे, एक एग्ज़ाम से ही उसके पास चॉइस होगी कि वो इसमें एडमिशन ले, इस कॉलेज में एडमिशन ले, इस कॉलेज में एडमिशन ले। तो ये भी अच्छा इसमें पहल की गई है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि स्कूल में प्री प्राइमरी लेवल पर स्पेशल सिलेबस तैयार किया जाएगा। वो जो कि मैं पीछे पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ वीडियो के शुरू में, कि प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसके तहत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए नया सिलेबस तैयार होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि जैसे आज के समय में काफ़ी पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, स्टूडेंट्स हैं, परेशान रहते हैं कि साहब पढ़ना तो चाहते हैं उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में, वहाँ अच्छा है, लेकिन फ़ीस इतनी ज़्यादा हमारे बस की नहीं है। तो स्कूल कॉलेजों की फ़ीस पर नियंत्रण के लिए भी एक सिस्टम बनाया जाएगा, एक तंत्र बनेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है नई शिक्षा नीति में वो है रिसर्च से रिलेटेड। रिसर्च से रिलेटेड क्या है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें सभी तरह के वैज्ञानिक एवं सामाजिक अनुसंधानों को नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाकर नियंत्रित किया जाएगा। और जो आपके हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं उनको मल्टी डिसिप्लिनरी
उनको बहुविषयक संस्थानों में बदला जाएगा। और इसमें एक योजना बनाई गई है कि सन 2030 तक, मतलब तकरीबन 10 साल के अंदर, हर जिले में या उसके आसपास एक उच्च शिक्षण संस्थान होगा, ताकि बच्चों को बहुत दूर न जाना पड़े हायर स्टडीज़ के लिए। शिक्षा में तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। इनमें ऑनलाइन शिक्षा का जो कंटेंट है, जो स्टडी मटेरियल है, उसको क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार किया जाएगा। वर्चुअल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल साधन और संसाधनों से लैस कराने जैसी योजनाएं शामिल की गई हैं। तो ये सब देख के और ये सब देख के ये लगता है कि जो नई शिक्षा नीति है वो काफ़ी क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी शिक्षा के क्षेत्र में, और जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनकी पढ़ाई इतनी बढ़िया हो पाएगी और इतनी रोजगार परक हो पाएगी कि उनको डिग्री के बाद नौकरी मिलेगी कि नहीं, इस चिंता से काफ़ी हद तक मुक्ति मिल जाएगी। एक दो पॉइंट और मैं डिस्कस करना चाहूँगा, जैसे स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ ये दो तो बातें हो ही गई। एग्रीकल्चर एजुकेशन, कृषि शिक्षा, लॉ एजुकेशन, कानूनी शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन, चिकित्सा शिक्षा, और टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा जैसी वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा भी नई शिक्षा नीति के दायरे में होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। अभी क्या है कि इनको सहायक पाठ्यक्रम में रखा गया है, लेकिन अब नई शिक्षा नीति में इन सबको, कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा, इन सभी विषयों को मेन पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, ताकि जो भी स्टूडेंट चाहें वो इनको एज ए मेन सब्जेक्ट लेके अपनी पढ़ाई, अपनी शिक्षा जारी रख सकते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होगा भाई, जिस भी स्टूडेंट का इन पर्टिकुलर फील्ड्स में इंटरेस्ट है वो अपनी पढ़ाई भी करते रहें, और अपने मनपसंद फील्ड की सब्जेक्ट पढ़ना है उनको तो वो और अच्छे मन से पढ़ेंगे, अच्छे उससे नंबरों से पास होंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो अभी इसमें नई शिक्षा नीति में एक जोर दिया गया है, जैसे देखिए अभी आप देख रहे हैं कि ये कोरोना जैसी महामारी जो है अनएक्सपेक्टेड, किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, और एकदम से वर्किंग स्टाइल, स्कूल, ये वो सब चीज़ें एकदम से चेंज हो जाएंगी। तो इसीलिए ऑनलाइन एजुकेशन पे जोर दिया गया है। तो वो इसलिए कि अगर मान लीजिए कभी इस तरह की अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, प्रॉब्लम आती है या प्राकृतिक कोई विपदा आपदा आती है, तो नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पे जोर दिया गया है। ठीक है, उससे इसमें क्या किया गया है कि कंप्यूटर, लैपटॉप और फ़ोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप्स का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाने की बात कही गई है, ताकि बच्चे अपना पढ़ाई भी करते रहें और उनको इंटरेस्ट भी आता रहे उस सब्जेक्ट में। इसके अलावा और क्या किया गया है नई शिक्षा नीति में कि ये प्रोविज़न रखा गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ज़िले में कला, कैरियर और खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा अभी क्या है कि अभी हमारे यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग अलग नियम हैं, लेकिन नई भाई कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो अपना गवर्नमेंट के निर्धारित नियमों को पालन करती हैं, स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अपने नियम हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या होगा कि सबके लिए नियम समान होगा, एक जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए जाएंगे हायर एजुकेशन के लिए वही सबको फॉलो करना होगा। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और क्या क्या बदलाव किए गए हमारे जो एग्जिस्टिंग इस समय शिक्षा नीति चल रही है और जो नई शिक्षा नीति बनाई गई है उसमें एक जो अभी जैसे जो हमारा शिक्षा मंत्रालय जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
MHRD। तो नई पॉलिसी के अंतर्गत इस मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो ये भी एक अच्छी पहल है, ताकि ये है कि जितनी भी शिक्षा की सारी चीज़ें हैं वो अपना एक मंत्रालय से कंट्रोल हो जाएंगी। उसके बाद एक और नई चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है कि त्रिभाषा फॉर्मूला। विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। त्रिभाषा फॉर्मूला में क्या होगा कि स्कूल लेवल पे या उच्च शिक्षा में आप चाहें तो संस्कृत को एज ए एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। ये अल्टरनेटिव भी दिया गया है, लेकिन ये कोई कंपल्सरी नहीं है। ये एक अल्टरनेटिव होगा स्टूडेंट के पास कि अगर वो चाहे तो स्कूल लेवल से लेकर और हायर लेवल तक जो है वो संस्कृत को एज ए एक सब्जेक्ट के रूप में वो चुन सकता है। लेकिन ये कोई कंपल्सेशन, कोई अनिवार्यता किसी भी छात्र या विद्यार्थी पे नहीं होगी। और एक जो बहुत अच्छी चीज़ की गई है वो ग्लोबलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए कि विदेशी यूनिवर्सिटीज़ को, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति और स्कॉलरशिप पोर्टल का विस्तार करने का प्रावधान नई शिक्षा नीति में किया गया है। तो ये भी एक अच्छी पहल है, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं कि अपना देश जो है काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है हर क्षेत्र में। आज दुनिया का कोई भी देश हो, वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी ढंग से भारत के साथ भागीदार होना चाहता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी ग्लोबलाइजेशन के दौर में ये एक अच्छी पहल की गई है नई शिक्षा नीति में कि विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति और स्कॉलरशिप पोर्टल का विस्तार करने का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, अभी तो जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन निकल के आई है नई शिक्षा नीति के बारे में, उसके बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है। और टाइम टू टाइम जैसे जैसे इसकी एलोबरेटेड इन्फॉर्मेशंस आएंगी और ज़्यादा चीज़ें बाहर आएंगी, वो मैं आपको टाइम टू टाइम अपने वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म करता रहूँगा। आपको ये इन्फॉर्मेशंस अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में, ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको एजुकेशन से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।